नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। रुक करते हैं हम खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में संचालित सेवा, सुशासन और समर्पण अखवाड़ा राज्य में सुशासन की नई पहचान बनकर उभरा है। आपको बता दें कि जनसंपर्क आधारित इस विशेष अभियान का उद्देश्य आम जनता तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। बताते चले कि अभियान के अंतर्गत राज्य में आयोजित 73 शिविरों में 64,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की है और अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। बताते चले कि इनमें से 22,000 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एवं योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया है। साथ ही करीब 5,000 जन शिकायतों का मौके पर ही निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया गया है। वहीं उत्तराखंड दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। बता दें कि चारकर्ता से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह का कहना है कि उन्होंने पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठकर चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया है और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। देहरादून में आयोजित बैठकों के दौरान केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया है। इस दौरान संगठन की स्थिति, बूथ स्तर की तैयारियों और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी देहरादून आए थे। उन्होंने जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से सीधा संवाद स्थापित किया, विधायक और पूर्व विधायकों से भी संवाद स्थापित किया और जो हमारे आशुमानिक संगठन है उनसे भी उन्होंने संवाद स्थापित किया। और उन्होंने जो है कांग्रेस के एक साथी को सीधे सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। कांग्रेस के एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि सड़क पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करे। और मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन हालातों और परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से 2027 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव भुवन जोशी ने हरिद्वार में भाजपा पर तीखा हमला बोला है। राम मंदिर मुद्दे को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ चंदे का नहीं बल्कि सनातनियों के भावनाओं से जुड़ा मामला है। भुवन जोशी ने कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की भूमिका पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए विजन, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की मांग भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये एक साधारण चंदे की चोरी का मामला नहीं है। ये पूरे विश्व के जो सनातनी हैं, पूरे देश के जो सनातनी हैं, पूरे राज्य के जो सनातनी हैं, हम सब की भावनाएं आहत हैं और देश में एक अजीब सा माहौल है। जो लोग कह के सत्ता में आए थे, राम लला हम आएंगे, वो नारा का अनकम्प्लीट था। वो जो नारा है वो 2026 में कंप्लीट हुआ है और वो नारा था राम लला हम आएंगे, चंदा हम चुराएंगे। अगर इन्होंने देश को वो बात पहले रख दी जाती तो मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी जो नई आक्रांता, मुगल आक्रांताओं को भी जिन्होंने कई गुना पीछे छोड़ दिया है, इसका उदय देश और प्रदेश में नहीं हो पाता, क्योंकि लोग इनका चाल, चरित्र और चेहरे को अच्छे से समझ गए हैं। और ये जो लूट है, और लूट ही नहीं मैं कहूंगा, ये राम मंदिर में जो डकैती पड़ी है, इसमें मैं कहना चाहता हूं इनके सभी लोग शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद, जो इनको बृहत संगठन कहते हैं, आरएसएस जिन्हें मातृ संगठन कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इनका पितृ संगठन कह लूं मैं, तो इन ये तीनों की मिलजुल के एक डकैती है। एक सिंडिकेट चलाया गया कि लूट का किस प्रकार लूट करा गया। और जमीन घोटाले का जवाब, जो आपको पता होगा, अयोध्या में 2024 से पहले चंपत राय वगैरह लोगों ने जो जमीन खरीदी थी, वो जमीन का
जो घोटाला हुआ, लाखों करोड़ों की जमीन अरबों की हो गई कुछ घंटों में, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जमीनें और अयोध्या की जमीनें 2024 में दिया। अयोध्या जैसी सीट ये लोग हार गए। मैं कहना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश ने सुनी थी, 80 के 80 की बात हुई थी, 400 पार की बात हुई थी, मैं आपको जिम्मेदार साथियों, पत्रकार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं 80 के 35 में रह गए और 400 वाले 240 में रह गए। वहीं हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर में विरोध में कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने एनडीए कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बताते चले कि प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के बीच जांच और बढ़ते हुए बिलों की समस्या के समाधान की मांग की है। ललित जोशी ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं जसपुर में मौसम वैज्ञानिकों का भारी बारिश को लेकर किया गया पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। बता दें कि रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया और सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी हैं। बताते चले कि लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जसपुर विधायक ने कहा कि जून माह में नगर की नालों और नालियों की समय पर सफाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण पहली ही बारिश में पूरे शहर की स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैं हर वर्ष 15 जून से पहले एक लेटर देता हूँ नगर पालिका और मैं कहता हूँ कि तलीहार नालों की सफाई। अब यहाँ जो पानी का है कि इधर एक पुल है, इधर ये पुल है, पाइप है, ये बंद थे, ये कूड़ा सामने पड़ा है, ये निकाला भी इसी बना क्योंकि मैं जैसे बारिश हुई तो सुबह में इधर आया। अब क्योंकि पानी निकासी बंद हो जाएगी तो पानी पीछे जाम हो जाएगा। अब ये निकासी खोल देंगे क्योंकि शहर में ये सभी हल हो आए हैं, लेकिन ये काम पहले होना चाहिए तो लोग जो इससे बचे मतलब जो दिक्कत आई है वो कम होती। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आती, लेकिन आती कम आती। अब ये निकला, इसे निकलने में टाइम लगा। मैंने कहा कूड़े को भरो, ट्राली उराली मंगा के अभी इसको साफ कराएं। वहीं अब बात करेंगे रानीखेत की, जहां पर पर्यटक नगरी के नरसिंह मैदान में रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब द्वारा आयोजित द ट्रांस लूप्स 48 घंटे की अल्ट्रा रन का शानदार आगाज हुआ। बता दें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी और ले कर्नल गुरप्रीत सिंह ने साय 4:30 पर सीटी बजाकर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। आपको बता दें कि मुख्य 48 घंटे की इस कठिन स्पर्धा में 6 धावक ट्रैक पर उतरे। इसके बाद 24 से 12 और 6 घंटे के श्रेणियों के धावक भी क्रमशः मैदान में उतरेंगे। इस अनूठी खेल प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण 12 जुलाई की शाम को किया जाएगा। वहीं देहरादून में भानियावाला, जौलीघाट, ऋषिकेश 4 लेन परियोजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित पर्यावरण और वन संरक्षण संबंधित दावों पर NHAI ने स्पष्टीकरण जारी किया है। बताते चले कि प्राधिकरण ने कहा कि परियोजनाओं में आधुनिक, सुरक्षित और सुगम सड़क अवरचना के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बताते चले कि NHAI के अनुसार सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि प्राधिकरण और वन विभाग उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, जबकि ये आरोप पूरी तरीके से तथ्यहीन और भ्रामक है। परियोजनाओं से जुड़े सभी कार्य वैधानिक स्वीकृति और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, क्षतिग्रस्त पूर्व
वनीकरण और वन्य जीवन सुरक्षा उपायों के लिए NHAI द्वारा आपको बता दें कि 6.04 करोड़ से अधिक की राशि संबंधित विभागों के पास जमा कराई जा चुकी है। वहीं रामनगर में तेराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज ने लंबे समय से फरार चल रहे शातिर वन अपराधी लखविंदर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि आरोपी पर वन विभाग अपराधों के 23 मुकदमे दर्ज थे और वो कई वर्षों से वन विभाग की पकड़ से बाहर था। बता दें कि वन विभाग के अनुसार लखविंदर 2 आरे लेकर आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन की नियत से प्रवेश कर रहा था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने गुलजारपुर बीट में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ सागौन, शीशम और खैर जैसे कीमती पेड़ों के अवैध कटान और तस्करी से जुड़े मामले दर्ज हैं। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी के आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी भी की जा रही है। इस समय प्रभागी वनाधिकारी तराई पश्चिमी प्रकाश आर्या जी और उप प्रभागी वनाधिकारी श्री किरण शाह जी के निर्देशन में एक अभियान जो है तराई पश्चिमी वन प्रभाग में हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे वन अपराध में जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, वांछित अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है। उसमें आज जो है उक्त अपराधी जो लखविंदर सिंह लक्खू है, इसकी काफ़ी समय से विभाग को तलाश थी। ये करीब 2 दर्जन मामलों में 5 साल के अंतर्गत 2 दर्जन मामलों में ये अभियुक्त है। इसे आज गिरफ्तार जो है हमारी जुड़का और गुलजारपुर की संयुक्त टीम द्वारा इसको जो है गिरफ्तार किया गया है और इसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और उच्चाधिकारियों से ये कहा जाएगा कि इसके ऊपर जो है रासुका के तहत इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े मामले में पुलिस को अदालत से बड़ा झटका लगा है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की गई पहली शिकायतकर्ता युवती को अदालत ने तत्काल 30,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। ये वही युवती है जिसने पहले मल्लीताल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में अपने बयान बदल दिए। इसी दौरान इस दूसरी युवती एक सामने आई है जिसने आरोप लगाया कि नरेश पांडे और पहली शिकायतकर्ता मिलकर कॉलेज की छात्राओं को अपने जाल में फंसाते हैं तथा उनसे भी पहली शिकायतकर्ता नरेश पांडे के पास लेकर गई। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता को गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता के वकील जयंत नैनवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और कानूनी आधार को लेकर पुलिस से जवाब मांगा, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये जो मल्लीताल में एफआईआर दर्ज हुई थी नरेश पांडे के खिलाफ, इसमें ये जो आज जिन्हें पकड़ के लाए हैं ये खुद विक्टिम थी, पीड़िता। इसी मामले में सेम एफआईआर में इसे आज विक्टिम बना के रिमांड लेके आई थी पुलिस। कोर्ट ने लॉ पॉइंटों को समझा। कोर्ट को लगा कि एक महिला ही 64 जो BNS की धारा लगाई है रेप नहीं कर सकती है, वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 63 BNS की जो डेफिनेशन है उसमें स्पेसिफिक वर्ड खुला हुआ है कि पुरुष द्वारा किया गया कृत्य। अगर 7 साल से ऊपर की सज़ा का कोई ऑफेंस बनता इनके ऊपर तो पुलिस रिमांड ले सकती थी, कोर्ट देती। इसमें सत्येंद्र कुमार अंटिल जो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट ही, उसमें भी व्यवस्था दी हुई है कि 7 साल से कम की सज़ा का कोई अगर ऑफेंस बनता है तो उसमें आप अरेस्ट नहीं करोगे। और लोकल की रहने वाली ही है। कोर्ट ने लॉ पॉइंट को समझा, इसी पॉइंट पे कोर्ट ने बेल ग्रांट की है। और पुलिस का जो फेल्यूर है, जो उन्होंने इलीगल सब कृत्य किए हुए हैं, जो इलीगल कस्टडी की हुई है उसकी यहाँ लाए थे रिमांड में, उसे समझा और इसी आधार पे बेल। वहीं चमोली विकासखंड देवाल के ग्राम पंचायत एरेठा के कनवनी तोक में पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे और बोल्डर के कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि मलबा आने से एरेठा गांव और गांव के विद्यालय को जाने वाले मुख्य पैदल रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। बरसात के बीच पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है,
जिससे ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित है। बताते हैं कि रास्ता बंद होने के कारण ग्रामीणों को देवसारी गांव के रास्ते करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है। बताते चले कि ग्रामीण लंबे समय से एरठा ऑर्डर लिंगड़ी, आपको बता दें कि कफल खेत 14 किलोमीटर मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं। सर्वे के बाद जॉ पिलर लगाए गए, लेकिन सड़क निर्माण नहीं होने से लोग आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि एरठा गांव में 60 से अधिक परिवार और करीब 300 लोग निवास करते हैं, जिसका संपर्क विकासखंड मुख्यालय से प्रभावित हो रहा है। वहीं कोटद्वार और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में रात से हो रही लगातार बारिश के चलते सड़क मार्ग प्रभावित हो गए हैं। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कई स्थानों पर मलबा और बड़े बड़े बोल्डर आने से यातायात बाधित हो गया है। आपको बता दें कि कोटद्वार दुगड़ा आमसोड़ मार्ग पर रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि मार्ग को सुचारू करने के लिए एनएच की टीम मौके पर पहुंचकर मलबा और बोल्डर हटाने का कार्य कर रही है। वहीं गुमखाल और सतपुली मार्ग भी मलबा और पत्थर गिरने के कारण बंद हो गए हैं। प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं हरिद्वार में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। बारिश के चलते गंगा सहित कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंचने पर जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना से समय रहते ही निपटा जा सके। सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश के कई हरीश प्रसाद ने बताया कि फिलहाल गंगा का जल स्तर 291.10 मीटर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और गंगा किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। इस समय जो हमारे भीमगौड़ा बैराज का लेवल जो 294 चल रहा है और जो हम 55,649 क्यूसेक लगभग पानी है हमारा, और लगातार जैसे बारिश हो रही है उस हिसाब से जलस्तर रेगुलर बढ़ता जा रहा है। और हमारा जो अलर्ट लेवल है 294 लेवल है और खतरे निशान 294 लेवल है। क्या किस तरह की एहतियात बरती जा रही है? अलर्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? प्रत्येक घंटे की हमारी सूचना प्रॉपरली यहाँ पर हमारे जो प्रशासन वाले उन्हें भी दी जा रही है और लखनऊ में जो हमारा फ्लड कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी रेगुलर दी जा रही है। जितना भी पानी बढ़ के आ रहा है या जो भी हो रहा है उसकी प्रॉपर सूचना हमारे स्टाफ द्वारा रेगुलर। वहीं देहरादून पावंटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि बद्रीपुर मदनी गोलचक्कर के पास अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के लिए थार चालक ने ब्रेक लगाया, जिससे थार आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। वहीं पीछे चल रही स्विफ्ट कार बचने के प्रयास में करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। सूचना पर धर्मावल पुलिस और हाईवे रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को बाहर निकाला। देहरादून से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर देहरादून पावंटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि बद्रीपुर मेदिनीपुर गोल चक्कर के बाद अचानक सामने आई बाइक सवार को बचाने के लिए थार चालक ने ब्रेक लगाया, जिससे थार आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। बताते चले कि वहीं पीछे चल रही स्विफ्ट कार बचने के प्रयास में करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दोनों वाहनों की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई। सूचना पर धर्मावाला पुलिस और हाईवे रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को बाहर निकाला।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।